Hello my dear friends, in this video we are going to discuss about very short question answers of B.Ed final paper 3rd assessment of learning and action research course objectives अधिगम का आकलन एवं क्रियात्मक अनुसंधान according to Dr. Ram Manohar Lohia, Awadh University, our series 2021. क्वेश्चन नंबर 1, सहसंबंध गुणांक क्या है? उत्तर, सहसंबंध गुणांक के द्वारा ही अनेक वैज्ञानिक, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में दो या दो से अधिक घटनाओं के आपसी संबंधों को व्यक्त किया जा सकता है। इसे ही सहसंबंध गुणांक कहते हैं। इन्हें अनुबंध गुणांक भी कहा जाता है। अनुबंध गुणांक एक ऐसा निर्देशांक होता है जो दो चरों के मध्य निहित संबंध के गुण तथा मात्रा का सूचक समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? मूल्यांकन से आशय है ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें किसी वस्तु, प्राणी, क्रिया की किसी विशेषता का मापन के द्वारा परिणाम की व्याख्या कुछ सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा वैज्ञानिक मानदंडों के आधार पर की जाती है। यह एक व्यापक एवं उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ई. विल प्रेस्ले के शब्दों में मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। लेग के शब्दों में विद्यालय कक्षा तथा स्वयं बालक के द्वारा निर्धारित किए गए शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति में छात्र की प्रगति की जांच ही मूल्यांकन है। क्रानबैक के शब्दों में मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एक छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है अथवा नहीं। गैरेट के अनुसार मूल्यांकन परीक्षा प्रश्नों का एक ऐसा समूह है जो किसी कौशल अथवा योग्यता की जांच करने के लिए तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, मापन एवं मूल्यांकन में अंतर बताइए। उत्तर, मनोविज्ञान एवं शिक्षा दोनों एक मापन एवं मूल्यांकन का प्रयोग होता है। वैसे तो अर्थ की दृष्टि से दोनों समान दिखाई देते हैं, फिर भी दोनों में अंतर इस प्रकार है। पहला, मापन के परिणाम वस्तुनिष्ठ होते हैं जबकि मूल्यांकन के परिणाम विषयगत होते हैं। दूसरा, मूल्यांकन का संबंध गुणों से है जबकि मापन का संबंध संख्या से होता है। तीसरा, मापन के किसी विशेष गुण का मानक मापन होता है जबकि मूल्यांकन में व्यक्तित्व के सभी गुणों का। चौथा, मापन का संबंध केवल व्यक्ति विशेष से होता है जबकि मूल्यांकन का संबंध व्यक्ति एवं समाज दोनों से होता है। पांचवा, मापन का क्षेत्र सीमित होता है जबकि मूल्यांकन का क्षेत्र विस्तृत होता है। छठा, मापन में धन का व्यय मूल्यांकन की तुलना में कम होता है। सातवां, मापन का संबंध विज्ञान से है जबकि मूल्यांकन का दर्शन से। क्वेश्चन नंबर 4, सांख्यिकी की उपयोगिता बताइए। उत्तर, सांख्यिकी की उपयोगिता कई दृष्टियों से पाई जाती है। जैसे पहला, व्यक्तिगत उपलब्धियों की तुलना करने में। दूसरा, समूह की उपलब्धियों की तुलना करने में। तीसरा, शैक्षिक एवं व्यावसायिक मार्ग प्रदर्शन करने में। चौथा, शैक्षिक कुशलता प्राप्त करने में, बालकों का अभिलेख रखने में। पांचवा, शैक्षिक आंकड़ों को वैज्ञानिक ढंग से विश्वसनीय बनाने में। छठा, विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु अनुसंधान एवं प्रयोग करने में। सांख्यिकी की उपयोगिता सीमित होती है क्योंकि इनका प्रयोग पहला, परिणाम बोधक के रूप में होता है। दूसरा, वैयक्तिक गुणों को प्रकट करना संभव नहीं होता है। तीसरा, औसत से ही नियम लागू होता है और सर्वव्यापक ढंग से नहीं भी होते हैं। चौथा, समूह रूप से प्रकट होते हैं, विभिन्नता भी पर्याप्त पाई जाती है। इन सीमाओं के होते हुए सांख्यिकी परिणाम शुद्ध एवं प्रमाणित माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता बताइए। क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, यह मूलभूत अनुसंधान से भिन्न होता है। दूसरा, यह वैज्ञानिक एवं सुगठित कार्य प्रणाली की विधि है। तीसरा, संपूर्ण शिक्षण की महत्वपूर्ण कड़ी है। चौथा, यह क्रियात्मक तथा व्यवहारिक अनुसंधान है। क्वेश्चन नंबर 6, सांख्यिकी कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, पहला, सांख्यिकी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला, प्राचल सांख्यिकी, दूसरा अप्राचल सांख्यिकी। क्वेश्चन नंबर 7, सांख्यिकी की विशेषता बताइए। उत्तर, सांख्यिकी की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, तथ्यों का औसत। दूसरा, संख्यात्मक प्रदत्त। तीसरा, विज्ञान की एक शाखा। चौथा, प्रदत्त संग्रह। पांचवा, आंकड़ों का वर्गीकरण। छठा, आंकड़ों का विश्लेषण। प्रश्न नंबर 8, शिक्षा में सांख्यिकी के महत्व का उल्लेख कीजिए। उत्तर,
शिक्षा में सांख्यिकी का महत्व निम्नलिखित है। पहला, व्यक्तिगत उपलब्धियों की तुलना करने में। दूसरा, समूह की उपलब्धियों की तुलना करने में। तीसरा, शैक्षिक तथा व्यावसायिक मार्ग प्रदर्शन करने में। चौथा, शैक्षिक कुशलता प्राप्त करने में। बालकों का अभिलेख रखने में। पांचवा, शैक्षिक आंकड़ों को वैज्ञानिक ढंग से विश्वसनीय बनाने में। छठा, विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु अनुसंधान एवं प्रयोग करने में। क्वेश्चन नंबर 9, सांख्यिकी में सारणी का महत्व बताइए। उत्तर, सांख्यिकी में सारणी का निम्न महत्व है। पहला, जटिल आंकड़ों को नया रूप देना। दूसरा, अधिकतम आंकड़ों को न्यूनतम स्थान में व्यक्त करना। तीसरा, आंकड़ों को स्वरूप को प्रभावशाली एवं सार्थक बनाना। चौथा, आंकड़ों को तुलनात्मक रूप प्रदान करना। पांचवा, एक दृष्टि में विश्लेषण की क्षमता प्रदान करना। छठा, कम समय में आसानी से आंकड़ों को समझना। सातवां, तथ्यों को आकर्षक, सरल तथा प्रभावी बनाना। आठवां, आंकड़ों को बोधगम्य बनाना। क्वेश्चन नंबर 10, मापन का क्या अर्थ है। उत्तर, मापन एक निरपेक्ष शब्द है जिसकी व्याख्या करना कठिन है। प्रायः मापन से अभिप्राय यह लगाया जाता है कि वह पदार्थों का आंकड़ों के रूप में वर्णन करता है। मापन किसी भी वस्तु का शुद्ध एवं वस्तुनिष्ठ रूप से वर्णन करता है। ऐसे स्टीवेंस के अनुसार मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। अंततः मनोवैज्ञानिक मापन के अंतर्गत हम जैविक शीलगुण, योग्यता, अभियोग्यता, कौशल, उपलब्धि, प्रेरक, रुचि, मूल्य तथा स्वभाव आदि का मापन करते हैं। प्रश्न नंबर 11, मापन एवं मूल्यांकन के उद्देश्य बताइए। उत्तर, शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला, छात्र छात्राओं का वर्गीकरण करने के लिए। दूसरा, शिक्षण की विधियों और प्रणालियों की सफलता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तीसरा, शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति एवं ज्ञान प्राप्त करने के लिए। चौथा, बालक के मानसिक विकास की परिकल्पना करने के लिए। पांचवा, पाठन कार्यक्रमों में परिवर्तन करने के लिए। मापन के उद्देश्य, मापन का निम्नलिखित उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रयोग किए जा सकता है। पहला, पूर्वकथक, और दूसरा तुलनात्मक। तीसरा, परामर्श एवं निर्देश। चौथा, संशोधन। पांचवा, निदान। छठा, वर्गीकरण। सातवां, अनुसंधान एवं शोध कार्य। क्वेश्चन नंबर 12, मूल्यांकन प्रक्रिया में पृष्ठपोषण, प्रतिपुष्टि पोषण प्रविधि क्या है। पृष्ठपोषण प्रविधि एक प्रकार से प्रबलन का ही एक रूप है। इसमें छात्रों को उनकी सही अनुक्रिया से परिचित कराया जाता है। पुरस्कार, प्रशंसा आदि प्रबलन छात्रों को सुखकारी प्रतीत होते हैं और दूसरी ओर अध्यापक छात्रों के कार्यों से अवगत होता है। प्रशंसा, पुरस्कार मिलने पर ही इस क्रिया की आवृत्ति बढ़ जाती है। अंततः अनुक्रिया होने पर ही सही चिन्ह अथवा सही शब्द छात्र की उस अनुक्रिया को प्रचलित करता है। दूसरे शब्दों में परिणाम को ज्ञान को प्रतिपुष्टि कह सकते हैं। प्रतिपुष्टि से शिक्षण कार्य प्रभावशाली एवं स्थिर होता है। इसे सीखने वाला और सिखाने वाला दोनों ही लाभान्वित होते हैं। परिणाम से परिचित होने के बाद छात्र के अधिगम में तीव्रता आती है। और प्रश्नोत्तर नंबर 13, अवलोकन तकनीकी। उत्तर, अवलोकन एक ऐसा मापन है जिसमें यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है। यदि होता भी है तो मापन करने वाले पर, मापित किए जाने वालों पर नहीं। वह इसमें मापन करने वाले ज्ञानेंद्रियों के प्रत्यक्ष उपयोग से व्यवहार का उपयोग करता है, न कि व्यवहार से निर्देशित आवश्यक फलक का। और शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में इस विधि का प्रयोग सर्वेक्षण अथवा नियंत्रित प्रयोगों में किया जाता है। प्रश्न नंबर 14, शैक्षिक मापन और परीक्षण में अंतर बताइए। उत्तर, शैक्षिक मापन और परीक्षण में निम्नलिखित रूप से अंतर पाया जाता है। पहला, शैक्षिक मापन में मनुष्य की विविध विशेषताओं का अध्ययन अलग अलग हिस्सों में किया जाता है, जबकि परीक्षण में व्यक्ति के संपूर्ण विशेषताओं तथा व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, शैक्षिक मापन कार्य में समय कम लगता है, जबकि परीक्षण के कार्य में समय ज़्यादा लगता है। तीसरा, शैक्षिक मापन का संबंध विज्ञान से होता है, जबकि परीक्षण का परिणाम संबंध शिक्षा से होता है। शैक्षिक मापन में परिणाम वस्तुनिष्ठ पाए जाते हैं, जबकि परीक्षण में परिणाम विषयगत पाए जाते हैं।
5वां, शैक्षिक मापन के क्षेत्र संकुचित होता है जबकि परीक्षण का क्षेत्र व्यापक होता है। शैक्षिक मापन में गणना कार्य करने के लिए अंकों का प्रयोग करते हैं जबकि परीक्षण कार्य में गुणों का परीक्षण किया जाता है। प्रश्न नंबर 15, मूल्यांकन के सिद्धांत बताइए। उत्तर, मूल्यांकन के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला, मूल्यांकन का सीधा संबंध शैक्षिक उद्देश्य से होता है, इसीलिए सर्वप्रथम शैक्षिक उद्देश्य को स्पष्ट रूप से व्यवहारिक पदों पर निश्चित करना चाहिए। फिर शिक्षण के उपरांत निर्धारित व्यवहारिक उद्देश्य के अनुसार ही मूल्यांकन उपकरणों परीक्षणों का प्रक्षेपी करना चाहिए। दूसरा, मूल्यांकन के किसी भी उपकरण तथा परीक्षण प्रश्नावली, प्रक्षेपी तकनीकी आदि का प्रयोग करते समय मूल्यांकनकर्ता को यह जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा उपकरण किस बात की जांच करने के लिए और कैसे प्रयोग में लाया जाता है। तीसरा, मूल्यांकन एक साधन है न कि साध्य। मूल्यांकन को अंत नहीं समझना चाहिए, यह शिक्षा प्रक्रिया में आगे आने वाले प्रत्यक्षों का विषय सामग्री की प्राप्ति का साधन होता है। क्वेश्चन नंबर 16, अध्यापक और मूल्यांकन पर प्रकाश डालिए। उत्तर, अध्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया का केंद्र बिंदु माना जाता है क्योंकि कक्षा का अध्यापक ही सबसे अच्छी परीक्षा तैयार करने में सहायता करता है। परीक्षा में संशोधन के साथ अपनी पाठन कला और पाठ्यपुस्तक में उन्नति करना भी हमारा ध्येय है। इस कार्यक्रम के विकास में सहायता करने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला, अपनी कक्षा में अध्यापक और मूल्यांकन की कुछ नई पद्धतियों का प्रयोग करना। दूसरा, आंतरिक परीक्षा में मूल्यांकन की प्रक्रिया को प्रारंभ करना। परीक्षा में सुधार का कार्यक्रम के बारे में अधिक से अधिक जानने के लिए तत्पर रहना। अपने अनुभवों द्वारा विद्यालयों के साथियों को प्रभावित करना और उनकी रुचि को जागृत करना। क्वेश्चन नंबर 17, क्रियात्मक अनुसंधान। उत्तर, क्रियात्मक अनुसंधान हमारे विद्यालयों तथा शिक्षा संस्थाओं के लिए एक नए आंदोलन के रूप में मुखरित हुआ है। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालयों की कार्य पद्धति में सुधार तथा विकास लाने के लिए एक सराहनीय कदम है। इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता कोई विशिष्ट व्यक्ति न होकर विद्यालयों से प्रत्यक्ष रूप में संबंध रखने वाले लोग ही होते हैं। इसका उद्देश्य उपाधि प्राप्त करना ही होता है। डॉक्टर स्टीफेन एम कोरी के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अपनी समस्या का वैज्ञानिक अध्ययन इस उद्देश्य करते हैं कि उसके निर्णयों तथा कार्यों को उचित दिशा प्राप्त हो सके, उन्हें सुधारा जा सके तथा उनका मूल्यांकन संभव हो। एल.वी. रेडमैन तथा ए.वी.एच. मौरी के अनुसार नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित प्रयास ही अनुसंधान है। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन नंबर 18 है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण। उत्तर, वस्तुनिष्ठ परीक्षण में प्रश्नों के उत्तर निश्चित होते हैं तथा उसकी मूल्यांकन की विधि भी निश्चित होती है। इन परिणामों में छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसके उत्तर में कुछ विशेषज्ञ बनाए जाते हैं या केवल कुछ शब्द लिख दिए जाते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण में उत्तर निश्चित हुई होते हैं। परीक्षकों को इनका मूल्यांकन करने में किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत छूट नहीं होती है। इन परीक्षणों में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको दो भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कि पुनर्स्मृत्यात्मक प्रश्न तथा पुनर्पहचानात्मक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 19, वस्तुनिष्ठ परीक्षण के गुण बताइए। उत्तर, वस्तुनिष्ठ परीक्षण के गुण निम्नलिखित है। पहला, वस्तुनिष्ठ परीक्षण प्रायः छात्रों को ज्ञान का मापन करने के लिए बनाए जाते हैं। इन परीक्षणों में प्रश्न उसी ज्ञान से पूछे जाते हैं जिसका मापन करना होता है। दूसरा, ये परीक्षण विश्वसनीय होते हैं। इनमें सभी प्रश्न स्पष्ट एवं एकार्थी होते हैं और इनमें उत्तर भी पूर्ण रूप से निश्चित होते हैं यदि व्यापक होते हैं। तीसरा, इन परीक्षणों में पूरे पाठ्यक्रमों से प्रश्न आते हैं और इन प्रश्नों का उत्तर चिन्ह, अंक या एक शब्द में दिया जाता है।
इसमें छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, इनमें कम समय में अधिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वस्तुनिष्ठ परीक्षण के दोष बताइए। वस्तुनिष्ठ परीक्षण के दोष निम्नलिखित हैं। पहला, अनुचित साधनों का प्रयोग। दूसरा, प्रशासनिक कठिनाई। तीसरा, भाषा शैली। चौथा, मूल रूप से ज्ञान पक्ष का मापन। पांचवा, अंदाज से उत्तर देना। छठा, प्रश्नों का निर्माण कठिन। सातवां, मूल रूप से स्मरण शक्ति का मापन। क्वेश्चन नंबर 21, परीक्षण की विश्वसनीयता एवं वैधता के अंतर को स्पष्ट कीजिए। परीक्षण की विश्वसनीयता तथा वैधता के दो प्रमुख गुण हैं। परीक्षण की विश्वसनीयता, परीक्षण का आत्म सहसंबंध होता है, जबकि परीक्षण की वैधता, परीक्षण का किसी बाह्य कसौटी के साथ सहसंबंध होता है। परीक्षण विश्वसनीयता तथा वैधता में परीक्षण की विश्वसनीयता पर आधारित होती है। यदि परीक्षण का काफ़ी गहरा संबंध होता है, यदि परीक्षण का स्वरूप समझाती है तो इसमें परीक्षण की वैधता परीक्षण की विश्वसनीयता पर आधारित होती है। इसका तात्पर्य है कि जिस समजातीय परीक्षण में विश्वसनीयता नहीं होती है उसे वैधता भी नहीं होती है। परंतु यदि परीक्षण का स्वरूप विषम जाति हो, तो जहाँ परीक्षण का एकांश द्वारा स्वतंत्र गुण तथा कार्य मापन होता है, तो ऐसी परिस्थितियों में परीक्षण की वैधता परीक्षण की विश्वसनीयता पर आधारित नहीं होती है। ऐसी परीक्षण की आंतरिक संगति विश्वसनीयता न होने पर भी परीक्षण की वैधता काफ़ी अधिक हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 22, उपलब्धि परीक्षण कितने प्रकार से किया जा सकता है। उत्तर, उपलब्धि परीक्षण को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। उद्देश्य की दृष्टि से, इस दृष्टि से उपलब्धि परीक्षण को दो भाग होते हैं। पहला, नैदानिक परीक्षण। दूसरा, सामान्य ज्ञानोपार्जन परीक्षण। व परीक्षा विधि की दृष्टि से, इस दृष्टि से उपलब्धि परीक्षण चार प्रकार का होता है। कौशल प्रदर्शन परीक्षा, दूसरा लिखित परीक्षा, तीसरा मौखिक परीक्षा, चौथा प्रयोगात्मक परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 23, निबंधात्मक परीक्षण के गुण का वर्णन कीजिए। उत्तर, निबंधात्मक परीक्षण के गुण निम्नलिखित है। पहला, निबंधात्मक परीक्षण के द्वारा छात्रों का ज्ञान, रुचि तथा अभिरुचि का मापन किया जाता है। दूसरा, निबंधात्मक परीक्षण के द्वारा छात्रों की मानसिक शक्तियों का मापन किया जाता है। निबंधात्मक परीक्षण के द्वारा छात्रों के व्यक्तिगत के विभिन्न आयामों का मापन किया जाता है। चौथा, निबंधात्मक परीक्षण छात्रों के विस्तृत अध्ययन और चिंतन के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पांचवा, निबंधात्मक परीक्षण के द्वारा छात्रों की अंतर्दृष्टि तथा दूरदृष्टि का मापन किया जाता है। छठा, इन परीक्षणों में ज्ञान संबंधित प्रश्नों के अतिरिक्त अनुप्रयोग संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं तथा छात्रों की क्षमता का मापन भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, निबंधात्मक परीक्षण के दोषों का वर्णन कीजिए। उत्तर, निबंधात्मक परीक्षण के दोष निम्नलिखित है। पहला, निबंधात्मक परीक्षण के विभेदकता में संदेह बना रहता है। दूसरा, निबंधात्मक परीक्षण में व्यक्तिनिष्ठ प्रश्न होते हैं, वस्तुनिष्ठ नहीं। अंततः ये परीक्षण न तो वैध होते हैं और न ही विश्वसनीय। तीसरा, ये परीक्षण संपूर्ण पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, अंततः ये परीक्षण व्यापक नहीं होते हैं। चौथा, निबंधात्मक परीक्षणों के प्रश्न प्रायः एकार्थी नहीं होते हैं। पांचवा, मूल्यांकन कार्य में जागरूकता की कमी के कारण छात्र इनकी तैयारी के प्रति अधिक सजग नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 25, सहसंबंध एवं इसके प्रकार। उत्तर, दो या दो से अधिक चल राशियों की घटनाओं एवं वस्तुओं के पारस्परिक संबंध को हम सहसंबंध कहते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार सहसंबंध गुणांक वह अकेली संख्या है जो बताती है कि दो वस्तुओं की किस सीमा तक एक दूसरे से सहसंबंधित हैं तथा एक से परिवर्तित दूसरे के परिवर्तन को किस सीमा तक प्रभावित करते हैं। सहसंबंध के प्रकार निम्नलिखित है। पहला, धनात्मक सहसंबंध, जबकि पहली चल राशि के बढ़ने से दूसरी चल राशि भी बढ़े या पहली चल राशि के घटने से दूसरी भी घटे, अर्थात परिवर्तन एक ही दिशा में हो, तो दोनों राशियों का धनात्मक सहसंबंध होता है। जैसे बुद्धि और परीक्षा के प्राप्तांकों में धनात्मक सहसंबंध है, क्योंकि बुद्धि बढ़ने में प्राप्तांकों की संख्या भी बढ़ती है और अधिक प्राप्तांकों को देखकर यह कह सकते हैं कि अमुक बालक बुद्धिमान है।
दूसरा होता है ऋणात्मक संबंध। जब पहली चल राशि के बढ़ने से दूसरी चल राशि के घटे या पहली चल राशि के से दूसरी चल राशि बढ़े या दूसरी चल राशि के बढ़ने से चल राशि घटे या दूसरी चल राशि के घटने से पहली चल राशि बढ़ने से पहले चल राशि बढ़े तो चल राशियों के ऋणात्मक संबंध होता है। अर्थात जब दो चल राशियों के विपरीत दिशा में परिवर्तित होता है तो इसे ऋणात्मक सहसंबंध होता है। जैसे कि अधिक बहिर्मुखी बालकों को पास होने के लिए प्रतिशत कम होती है या कम पास प्रतिशत बालक बहिर्मुखी अधिक होते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि बहिर्मुखी बालक अधिक पास होते हैं अथवा पास प्रतिशत का बहिर्मुखी होता है। तीसरा शून्य सहसंबंध। जब पहली चल राशि की वृद्धि घटाव दूसरी चल राशि में कोई अंतर उत्पन्न न करे तब दोनों सहसंबंध शून्य सहसंबंध कहलाते हैं। जैसे मनुष्य की आयु और धनराशि में शून्य सहसंबंध है। चौथा रेखात्मक सहसंबंध। जब दो चल राशियों के प्राप्तांकों में इस प्रकार परिवर्तन हो कि उसका ग्राफ एक सरल रेखा हो तो इस प्रकार के सहसंबंध को रेखात्मक सहसंबंध कहते हैं। जैसे आयु और लंबाई चल राशियों के संबंध को ग्राफ पर प्रदर्शित करने पर चारों चरों की वक्र रेखा सरल और सीधी वक्र रेखा है। इसके संबंध को हम रेखीय सहसंबंध कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सहसंबंध का महत्व बताइए। उत्तर, सहसंबंध के द्वारा ही अनेक वैज्ञानिक, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में दो या दो से अधिक घटनाओं के आपसी संबंधों का स्पष्टीकरण मिलता है। इनकी सहायता से इस बात का आभास होता है कि विभिन्न समस्याओं के कारण तथा परिणाम में कितना और किस प्रकार का संबंध है। प्रतीयमान, विचरण, अनुपात, अंतर्ग्रहण, बाह्यग्रहण आदि अनेक सांख्यिकीय धारणाएं और सहसंबंध सिद्धांत पर आधारित है। सहसंबंध का प्रभाव हमारी भविष्यवाणी की अनिश्चितता को कम करना है। क्वेश्चन नंबर 27, अनुसूची। उत्तर, अनुसूची सामग्री संकलन हेतु प्रश्नों का एक व्यवस्थित सूची है जिसके उत्तरों को स्वयं अनुसंधानकर्ता क्षेत्र में जाकर सूचनादाताओं से आमने सामने संपर्क द्वारा भरता है। उद्देश्य आमने सामने की स्थिति में सूचना संकलित करना है। गुडे एवं हॉट के अनुसार अनुसूची एक नाम है जो प्रायः प्रश्नों की एक सूची के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो साक्षात्कारकर्ता द्वारा दूसरे व्यक्ति के आमने सामने की स्थिति के में पूछे और भरे जाते हैं। बोगार्ड्स के अनुसार अनुसूची उन तथ्यों को प्राप्त करने के लिए एक औपचारिक प्रणाली तथा प्रतिनिधित्व करती है जो वैषयिक रूप में है और स्पष्ट रूप से दिखाई देने योग्य है। मैकोर्मिक के शब्दों में, अनुसूची प्रश्नों की एक सूची से अधिक कुछ भी नहीं है जिसकी उपकल्पना एवं उपकल्पनाओं की जांच करने के लिए उत्तर देना आवश्यक दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 28, अनुसूची की विशेषता बताइए। उत्तर, अनुसूची में निम्न विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। पहला, अनुसूची का प्रयोग सामाजिक अनुसंधान एवं प्रणाली के रूप में किया जाता है। दूसरा, इनमें प्रश्न संग्रहित होते हैं। तीसरा, इनमें प्रलेख औपचारिक होता है और आकर्षणात्मक तक गुण नहीं होते हैं। चौथा, अनुसूची प्रणाली का उपयोग सीमित क्षेत्र के लिए ही किया जाता है। पांचवा, अनुसूचित में प्रश्न अनुसंधान समस्या में ही संबंधित होते हैं। छठा, अनुसंधानकर्ता इस प्रश्नों के उत्तर सूचनादाताओं से प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 30, एक अच्छी प्रश्नावली में निहित आवश्यक गुणों को प्रकट कीजिए। उत्तर, एक अच्छी प्रश्नावली में निहित आवश्यक गुण निम्नलिखित हैं। पहला, कम व्यय। दूसरा, विशाल अध्ययन। तीसरा, पूर्ण सूचना की कमी, कम संभावना। चौथा, उत्तर प्राप्ति की समस्या। पांचवा, सुविधाजनक। छठा, पुनरावृत्ति की संभावना। सातवां, स्वतंत्रता एक निष्पक्ष सूचना। क्वेश्चन नंबर 31, प्रश्नावली की उपयोगिता को बताइए। उत्तर, प्रश्नावली की सफलता एवं उपयोगिता उसके निर्माण एवं प्रारूप पर भी आधारित है। प्रश्नावलियों के द्वारा प्रश्नों का उत्तर एवं सूचनाओं को देना होता है। अंततः प्रश्नावली के निर्माण से अधिक सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता होती है। प्रश्नावली का निर्माण कैसे किया जाए, इसके निर्माण में किस बिंदुओं का ध्यान दिया जाए, इस प्रारूप किस प्रकार का हो, ये सब ऐसे प्रश्न हैं जिसमें प्रश्नावली बनाने से पूर्ण विचार कर लेना चाहिए, अन्यथा प्रश्नावली द्वारा वांछित उद्देश्य से सफलता मिलना असंभव है। प्रश्नोत्तर नंबर 32,
चित्रयुक्त प्रश्नावली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर। आधुनिक युग में मनुष्य के पास इतना समय नहीं कि वह लंबे लंबे प्रश्नों का उत्तर दे, इसलिए चित्रों द्वारा प्रश्नावली को अधिक से अधिक नवीन, आकर्षक व सरल बना दिया जाता है। व्यस्त व्यक्ति भी प्रश्नावली की ओर आकर्षित हो जाते हैं और प्रश्नों को सुविधाजनक ढंग से समझ सकते हैं, और इस प्रश्नावली को भरने में कम प्रयत्न और समय की आवश्यकता होती है, और उत्तरों की जांच भी सरलता से की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 33। खुली तथा अति प्रतिबिंबित प्रश्नावली को समझिए। उत्तर। ऐसी प्रश्नावली में सूचनादाता को खुलकर विचार रखने की स्वतंत्रता होती है और इस प्रकार विवरणात्मक अथवा गुणात्मक सूचनाएं प्राप्त होती हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए प्रश्नावली में उचित स्थान छोड़ दिया जाता है। इसके उदाहरण निम्नलिखित हैं। पहला, सहशिक्षण के बारे में आपके क्या विचार हैं। दूसरा, भारत में महानिषेध के बारे में आप क्या कह सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में सूचनादाता को विस्तारपूर्वक उत्तर देने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। व्यापक मूल्यांकन। उत्तर। व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थियों की स्कूल आधारित मूल्यांकन है, जिसमें विद्यार्थियों के सभी पक्षों को शामिल किया जाता है। व्यापक मूल्यांकन की सतत पक्ष मूल्यांकन की निरंतरता और आवर्तीता को ध्यान देता है। व्यापक मूल्यांकन का व्यापक घटक बच्चों के व्यक्तित्व के चतुर्मुखी विकास के आकलन का ध्यान रखता है। इसमें विद्यार्थियों के विकास के शैक्षिक और शैक्षिक पक्षों का आकलन सम्मिलित होता है। क्वेश्चन नंबर 35। मूल्यांकन की उपयोगिता बताइए। उत्तर। मूल्यांकन के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से लाभ होते हैं। कोई बालक कितना जानता है, शिक्षण को अपनी कक्षा में कितनी सफलता मिली है, शिक्षण विधि क्या हो, शिक्षा को छात्रों के हित में किस प्रकार समायोजित करना है, आदि प्रश्नों का उत्तर मूल्यांकन द्वारा ही प्राप्त होता है। छात्रों को यदि अपनी सीमाओं का ज्ञान और उन्हें दूर करना है तो मूल्यांकन प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा। मूल्यांकन के माध्यम से शिक्षण सभी छात्रों को प्रगति के बारे में ज्ञान प्राप्त कराता है। इसके आधार पर वह मार्गदर्शन कर सकता है। इसके द्वारा छात्रों की समस्याओं का ज्ञान प्राप्त कर उसके उपयुक्त मार्गदर्शन किया जा सकता है। इसी प्रकार 36। उपलब्धि परीक्षण। उत्तर। उपलब्धि का ज्ञानोपार्जन या निष्पत्ति परीक्षण का अर्थ है किसी निश्चित कार्य क्षेत्र में अर्जित किए गए ज्ञान का मापन करना। इसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि अपनी बुद्धि के अनुसार विद्यार्थी किस विषय में कहाँ तक अध्ययन कर सका है। दूसरे शब्दों में उपलब्धि परीक्षण में बुद्धि तथा व्यक्ति के उसकी उपयोग करने की शक्ति की परीक्षा ली जाती है। सभी विद्यार्थियों का ज्ञान तथा ज्ञानार्जन की सीमा एक सी नहीं होती है। अंततः समान मानसिक योग्यताओं से संपन्न होने के कारण वे एक समय में ही एक ही अवधि में विभिन्न विषयों और कुशलताओं में विभिन्न सीमाओं तक प्रगति करते हैं। इसके लिए छात्रों ने निश्चित समय में कितना ज्ञान किस रूप में प्राप्त किया है, जीवन की परिस्थितियों में उसे कहाँ से कहाँ तक स्थानांतरित किया है, आदि की जांच उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से की जाती है। अंततः हम कह सकते हैं कि उपलब्धि परीक्षण वे परीक्षाएं हैं जिनकी सहायता से विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों और सिखाई जाने वाली कुशलताओं में छात्रों की सफलता या उपलब्धि का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण की परिभाषा फ्रीमैन ने इन शब्दों में की है। एक शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण वह है जिसका निर्माण ज्ञान समूह में कौशल का मापन करने के लिए किया जाता है। गैरिसन तथा अन्य के अनुसार उपलब्धि परीक्षा बालक की वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मूल्यांकन करती है। 37। शोध। उत्तर। सामान्य भाषा में शोध समस्या का अर्थ ही खोज करना है या वर्तमान ज्ञान के परिमार्जन एवं नवीन ज्ञान के सृजन की एक प्रक्रिया है। जब हम वर्तमान में उपस्थित तथ्यों का संकलन करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं और किसी समस्या के हल के रूप में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं, तो कहा जाता है कि हम सर्वेक्षण अनुसंधान विधि का उपयोग कर रहे हैं।
इस प्रकार के अनुसंधान का संबंध विद्यमान विचारों, विश्वासों, अभिवृत्तियों, प्रक्रियाओं, अनुभवों, प्रवृत्तियों, प्रचलित व्यवहारों, रीति रिवाजों आदि से होता है। क्वेश्चन नंबर 38, सतत और व्यापक आकलन क्या है? उत्तर, उत्तम शिक्षा और परीक्षा कार्यक्रम में सुधार के लिए शैक्षिक जगत में निरंतर चर्चा होती रहती है। सतत आकलन का विचार परीक्षा सुधार में दो सिद्धांतों पर आधारित है। प्रथम, सतत आकलन उसी व्यक्ति के द्वारा किया जाए जो अध्यापन करता है। द्वितीय, आकलन का कार्य सत्र के अंत में परीक्षा प्राप्तांकों के आधार पर न होकर शैक्षिक सत्र की अवधि में अध्यापन कार्य कर रहे शिक्षक द्वारा समय समय पर निरंतर होता रहे। सतत अवधि में अध्यापन कार्य कर रहे या शिक्षक द्वारा समय समय पर निरंतर होता रहे। सतत आकलन में अध्यापक द्वारा थोड़े थोड़े अंतराल में निरंतर आकलन के कारण छात्रों की प्रगति का आकलन अध्यापकों को ज्ञात रहता है तथा छात्रों को अपनी कमियों का ज्ञान होता रहता है। सतत आकलन द्वारा छात्र के समस्त गुणों की सीमा जो न केवल शैक्षिक क्षेत्र से संबंधित हो वरन शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं सौंदर्यात्मक वृत्तियों की जानकारी भी प्राप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 39, आवृत्ति वितरण। उत्तर, आवृत्ति का अर्थ है किसी संख्या का बार बार आना। यदि किसी समूह में कोई संख्या बार बार आती है तो उसकी आवृत्ति एक बार, और कोई संख्या 5 बार आती है तो उसकी आवृत्ति 5 बार। इस प्रकार कोई प्राप्तांक या घटना जितनी बार घटती है उसकी संख्या को आवृत्ति कहते हैं। संख्याओं की आवृत्ति को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न वर्गों या समूहों में उनको प्रदर्शित करने की क्रिया को आवृत्ति कहते हैं। प्राप्तांकों में प्रसार अथवा वर्ग के अनुसार आवृत्ति के वितरण किया जाता है जिससे पता चलता है कि किस वर्ग में घटना की कितनी संख्या अथवा आवृत्ति है। चैपलिन के अनुसार आवृत्ति वितरण से प्राप्तांकों के दिए गए वर्गांतर या प्रसार में पड़ने वाली घटनाओं की संख्या का बोध होता है। क्वेश्चन नंबर 40, आवृत्ति बहुभुज। उत्तर, वह चित्र जो अनेक भुजाओं से घिरा हुआ हो बहुभुज कहलाता है। वह चित्र जो अनेक भुजाओं के माध्यम से किसी एक आवृत्ति वितरण के विभिन्न वर्गांतरों की विभिन्न आवृत्तियों के मूल्यों को प्रदर्शित करता है, आवृत्ति बहुभुज कहलाता है। My dear lovely friends, I hope this video was helpful for you. If you like this video, please do like, share and subscribe. Thank you for watching.